हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है आपकी सत्कार क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट कर रखा है जो राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है 10th क्लास की, वो इतिहास और कला संस्कृति की, तो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो इसके जो हमने पहला चैप्टर था जो राजस्थान का इतिहास है, यानी कि उसमें भी थे राजस्थान की सभ्यताएं, तो वही हमारा चल रहा है। राजस्थान की सभ्यताएं हमारी हो गई थी, लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की उत्पत्ति के जो कारण हैं, राजवंशों की जो उत्पत्ति वो कैसे हुई है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के क्या क्या कारण दिए हुए हैं। जैसे कि हमें पता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग मत है। कोई राजपूतों को अग्निकुंड यानी कि अग्निकुंड के यज्ञ से उत्पत्ति हुई वैसे मानता है, कोई विदेशी मानता है, कोई चंद्रवंशी या कोई सूर्यवंशी मानता है। तो देख लेते हैं कि कौन किसके मतलब किसका क्या मत रहा है। तो जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। देखिए, जो हर्षवर्धन की मृत्यु यानी कि 647 ईस्वी के बाद, जब इसकी मृत्यु के पश्चात ही गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, मतलब राजनीतिक एकता इसकी मृत्यु के पश्चात ही स्थापित हुई। और जैसे कि राजपूत काल हम बोलते हैं, राजपूत काल का जो समय है वो टाइम पीरियड है, वो आपको ध्यान रखना है। ये है 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजपूत काल किसे कहा गया है, यानी कि जो इसका टाइम पीरियड है वो कौन सा है। तो 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक है। तो ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे हुए राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का मत इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा गया है। यानी कि राजपूत काल का जो टाइम पीरियड वो भी ध्यान रखना है आपको। और देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ इतिहासकार हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, इतिहासकार ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तर भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का समय को राजपूत युग कहलाया। यानी कि ये राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूत कौन थे, ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है और चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक व बाणभट्ट के हरिश्चरित तथा कादम्बरी में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हेमत्सोंग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, यानी कि हेमत्सोंग किसके समय आया था, राजा हर्षवर्धन के समय आया था। राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया है ये मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मत का अध्ययन करेंगे, उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। देखिए किसने क्या बोला है, हम देख लेते। वैदिक आर्यों की संतान, यानी राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है, ये किसके बारे में ये मत है। देखिए, वैदिक आर्यों की संतान गौरी शंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय व राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। यानी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद। तो वेद क्या है, वेद से वेद ही कह जाएगा अपन को। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या मानते हैं अपन, ये मानते हैं राजपूतों को वैदिक आर्यों की, यानी कि ये क्षत्रिय ही मानते हैं, ये विदेशी नहीं मानते हैं। उनके कथन के अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रिय की तरह आशु और अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर
से ये भी प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। तो आर्यों की संतान मानने वाले कौन है? एक तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है और एक है सीवी वेद। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वैदिक आर्यों की संतान किसके मत में है राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों की संतान से हुई है, या वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले कौन से इतिहासकार है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और वैदिक यानी कि सीवी वेद, ध्यान रखना है। अग्निकुंड से उत्पन्न मानने वाले हैं चंद बरदाई। अजमेर शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम और अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मल मूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो कि परमार, चालुक्य और प्रतिहार है। तो देखो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए 3 योद्धा, वो कौन थे? चालुक्य, प्रतिहार और परमार। तो परमार ध्यान रखना है, चालुक्य ध्यान रखना है और एक है प्रतिहार ध्यान रखना है। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा। चंद बरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ से की गई है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों, शक हो गए, हून हो गए, युची हो गया आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया गया हो, ये विदेशी है। ये कथा इस घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो देखिए अग्निकुंड से देख लिया अपन ने। अग्निकुंड से कौन मानते? अग्निकुंड से मानते हैं चंद बरदाई। और वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले हैं हीराचंद ओझा और है सीवी वेद, यानी कि सीवी वेद, ये मानने वाले। सर्वप्रथम ब्राह्मणों की उत्पत्ति का देख लेते हैं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति से कौन कौन मानते हैं? तो डॉक्टर भंडारकर यानी कि DR भंडारकर हैं जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत के मतलब समर्थक है। ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई है। तो नागर ब्राह्मणों से बतलाने वाले हैं DR भंडारकर। राजपूतों को ब्राह्मणी वंशी होने के साक्ष्य के रूप में भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों के नागर जाति ब्राह्मण गुहेत का वंशज बताया है। मारवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया है कि गुहिलों नागर ब्राह्मण गुहेत की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते, यानी कि दशरथ शर्मा ने इस मत का खंडन कर दिया, जबकि भंडारकर इनको नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं। गुहेदत्त की संतान भी मानते हैं और नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं जो राजपूतों की। और जो कुंभा है, कुंभा ने जो जयदेव की गीत गोविंद की टीका लिखी, इसमें भी खुद को स्वीकार करा है कि वो गुहिलोत है या फिर नागर ब्राह्मणों से उत्पन्न है, गुहेत दत्त की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। तो दशरथ शर्मा मानते विदेशी जातियों की संतान नहीं,
दशाशर्मा जो ये ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते इसका खंडन करते हैं। अब देख लेते हैं विदेशियों की संतान कौन कौन से इतिहासकार मानते हैं। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा है, टोड तो खुद ही विदेशी है तो ये तो विदेशी मानेगा, लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज थे। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इस आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियाँ 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई थी और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक व सीतियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है। यानी कि टोड मानते हैं राजपूतों को क्या मानते हैं टोड? शक और सीतियन जाति से मानते हैं। यानी कि ये इनकी जो उत्पत्ति है वो शक और सीतियन जाति के हैं। इनके राजपूत शक और सीतियन जाति के थे, तो ये इनका मत ये है। और इन्होंने तर्क भी दिया है, प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीतियन और हूणों से मिलते हैं। जैसे अश्व पूजा हो गई, अश्वमेध हो गया, अस्त्र पूजा होगी, अस्त्र शिक्षा आदि, अतः दोनों जाते हैं एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने क्या लिखा है? वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। तो स्मिथ मानता है राजपूतों को हूणों की संतान स्मिथ हूण यानी कि स्मिथ हूणों की संतान मानता है और सीतियन और शक की संतान मानता है टोड। तो ध्यान रखना है, विदेशियों में भी 2 अलग अलग मत है, दोनों ही ध्यान रखने। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते। राजपूतों के रीति रिवाज की शक या सीतियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाण के आने से पूर्वी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसे कि महाकाव्यों में साक्ष्य के प्रमाण होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी स्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियाँ भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने भी ठीक लिखा है। क्या लिखा है कानूनगो ने? देखिए कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकती है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय हम कल देखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और क्लासें लेकर आ सके। आपका ये मतलब पुनर्बलन ही हमें आगे के लिए तैयार करेगा। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।